दीदी, चुंबन कैसे करते हैं? 28 साल के मेरे पति के मुंह से 5 साल के बच्चे जैसे शब्द निकले। 185 सेंटीमीटर लंबा, किसी हीरो जैसा चेहरा, एक 3 मंजिला हवेली का मालिक, एक अमीर खानदान का बेटा। लेकिन वो एक बच्चा था। मेरे पिता के ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। मैं उस पैसे के लिए इस आदमी को बेच दी गई थी। लेकिन हमारी शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही मेरे पति की पुरानी मंगेतर लौट आई। ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक सख्त सांस, ताने देने वाली ननद, एक चालाक पुरानी मंगेतर और एक 5 साल के बच्चे जैसा पति। क्या मैं इस खतरनाक घर में बच पाऊंगी? और 18 साल पहले इस आदमी को बच्चा बनाने वाला चौंकाने वाला सच क्या था? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे पिता के ऑपरेशन की सहमति पत्र पर दस्तखत करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अस्पताल के गलियारे में मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे और खुरदरे थे। जिंदगी भर समुद्र में काम करने वाले एक मछुआरे की पत्नी होने के नाते मां के हाथों में मोटी मोटी गांठें पड़ गई थीं। आशा, बेटी, तुम अपनी जिंदगी मत छोड़ना। मां की आंखों से आंसू गिरते देख मैं मुस्कुराई। अगर मैं रोती तो मां और दुखी हो जाती। मां, मैं ठीक हूं। सच में वो अच्छा परिवार है ना? 3 महीने पहले मेरे पिता अचानक गिर गए थे। सालों तक समुद्र की लहरों से लड़ने की वजह से उनका दिल बहुत कमजोर हो गया था। ऑपरेशन का खर्च 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था। हमारे जैसे परिवार के लिए, जिसकी कुल संपत्ति एक छोटी नाव थी, यह रकम एक सपने जैसी थी। जब पूरा गांव हमारी चिंता कर रहा था, तब एक अप्रत्याशित खबर आई। शहर के एक अमीर चौहान परिवार को एक खसास बहू की तलाश थी। एक ऐसी दयालु लड़की जो जिंदगी भर उनके बेटे की देखभाल कर सके। इसके बदले में वे शादी के तुरंत बाद एक बड़ी रकम देने को तैयार थे। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। यही मेरे पिता को बचाने का एकमात्र मौका था। पहली मुलाकात में रोहन सिंह चौहान को देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसका कद 180 सेंटीमीटर से ज्यादा था और नैन नक्श किसी फिल्म स्टार की तरह थे। साफत त्वचा, कोमल आंखें, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, सब कुछ बदल गया। वाह, कितनी सुंदर दीदी हैं। मां, क्या हम इस दीदी को अपने घर ले जा सकते हैं? मुझसे 2 साल बड़े 28 साल के एक नौजवान के मुंह से 5 साल के बच्चे जैसे शब्द निकल रहे थे। लेकिन अजीब बात है, मुझे डर या असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि उसकी साफ आंखों को देखकर मेरा मन शांत हो गया। मुझे एक बच्चे जैसी मासूमियत का एहसास हुआ। मेरी होने वाली सास श्रीमती चौहान बहुत सख्त लग रही थीं, लेकिन अपने बेटे को देखते हुए उनकी आंखों में असीम कोमलता थी। रोहन 10 साल का था जब वो झील में डूब गया था। उसका दिल 30 मिनट तक रुका रहा, फिर चमत्कारिक रूप से वो बच गया। उस हादसे के बाद के असर के बारे में बताते हुए उनका गला भर आया और वो आगे कुछ नहीं कह सकी। जब मैं यह सब सुन रही थी, मैं रोहन को देख रही थी। वो मेरे बालों को बड़े आश्चर्य से छू रहा था, बहुत धीरे से, जैसे कोई तितली को छूता है। शादी 2 हफ्ते बाद एक सादे समारोह में हुई। मेहमानों में सिर्फ दोनों परिवारों के लोग थे। जब मैंने सफेद लहंगे में खुद को आईने में देखा, तो मुझे एहसास हुआ, हाँ, मैं सच में शादी कर रही हूं। शादी के मंडप में रोहन लगातार मुस्कुरा रहा था। शेरवानी में वो बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। बाहर से देखने पर कोई भी उसे एक बेहतरीन दूल्हा समझता। जब हम एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, तो उसने फुसफुसाया, दीदी, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। क्या हम रोज साथ खेल सकते हैं? हाँ, हम रोज साथ रहेंगे। शादी के बाद हम ससुराल की हवेली पहुंचे। एक बड़ा सा बाग और 3 मंजिला आलीशान इमारत। यह किसी कहानी की किताब जैसा घर था। यह मेरे समुद्र किनारे बने छोटे से घर से बिल्कुल अलग था। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था। एक बड़ा और शानदार कमरा, किंग साइज बेड, महंगा फर्नीचर, सब कुछ नया था। रात का खाना खाने और तैयार होने के बाद रात के 9 बज चुके थे। जब मैं कमरे में आई तो रोहन बिस्तर पर कूद रहा था। पजामे में वो बहुत प्यारा लग रहा था। दीदी, क्या अब हम साथ सोएंगे? सच में? हाँ, क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं। रोहन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। फिर वो कंबल के अंदर घुस गया और एक तंबू बनाने लगा। देखो, ये हमारा खुफिया ठिकाना है। यहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। कंबल को सिर पर ओढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बचपन में लौट गई हूं। रोहन ने टॉर्च जलाकर मेरे चेहरे पर रोशनी की। दीदी का चेहरा चमक रहा है। रोहन जी,
आपका चेहरा भी चमक रहा है। हम एक दूसरे के चेहरे पर रोशनी डालते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर रोहन ने गंभीर होकर पूछा, दीदी चुंबन कैसे करते हैं? मैंने टीवी पर देखा था कि शादी के बाद चुंबन करते हैं। एक पल के लिए मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मैंने शांत होकर जवाब दिया, गाल पर ऐसे करते हैं। रोहन ने मेरे गाल पर अपने होंठ रख दिए। सच में एक प्यारी सी आवाज आई। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। गुदगुदी हो रही है। दीदी का गाल कितना नरम है। मैं फिर से करना चाहता हूं, बस एक बार और। इसमें 5 की बैली कार भी होकर गाल करने का अर्थ है। मैं 5 की होकर बार मैंने उसके गाल पर चुंबन किया। रोहन पेट पकड़कर हंसने लगा। दीदी के साथ रहना अच्छा लगता है। हर दिन मजेदार होगा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, रोहन को जम्हाई आने लगी। वो मेरी बांह पर सिर रखकर लेट गया। दीदी, मैं डरावने सपने नहीं देखूंगा। पानी में डूबने वाले सपने की जगह अच्छे सपने देखूंगा। कैसे सपने देखेंगे? दीदी के साथ मेले में जाने का सपना। हम वहां मिठाइयां खाएंगे और झूले पर बैठेंगे। रोहन बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे सो गया। सोते हुए उसका चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। इतने खूबसूरत इंसान को ऐसी तकलीफ क्यों मिली? मेरा दिल दुखने लगा। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। एक अनजाना कमरा, अनजाना बिस्तर, अनजाना इंसान। लेकिन अजीब बात है, मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे इस मासूम आत्मा की रक्षा करने की एक जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। रोहन नींद में बड़बड़ाया, नहीं, पानी से डर लगता है। सांस नहीं ले पा रहा। वो कांप रहा था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सपना है। मैं यहां हूं। अजीब तरह से मेरी आवाज सुनकर रोहन का कांपना बंद हो गया। वो फिर से शांत होकर सो गया। सुबह के लगभग 4 बजे होंगे। रोहन मुझसे लिपट गया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपटता है। मुझे उसके शरीर की गर्माहट महसूस हुई। ये इंसान भी अकेला था। लगभग 20 सालों से अकेले डरावने सपनों से लड़ रहा था। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। भले ही यह शादी एक सौदे से शुरू हुई थी, मैंने तय कर लिया कि मैं इस इंसान की सच्चे दिल से देखभाल करूंगी। सिर्फ मेरे पिता के ऑपरेशन के पैसों के लिए नहीं, बल्कि इस साफा आत्मा के लिए भी। सुबह 6 बजे, सुबह देशपाप और येनशाद देशपात और भाल को बात करते हैं। मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया। अब तक सो रही हो? उठो और नाश्ता बनाओ। पहले दिन से ही ससुराल की जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं हिम्मत से उठी। रसोई में नाश्ता बनाते हुए मैंने सोचा, यही मेरी नई जिंदगी है। 26 साल की उम्र में शुरू हुई एक अनोखी शादीशुदा जिंदगी। जब मैं नाश्ता लगा रही थी, रोहन दौड़ता हुआ रसोई में आया। दीदी, उठ गई? मुझे भूख लगी है, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ स्वादिष्ट बना रही हूं। रोहन मेरे पास चिपक कर खड़ा हो गया और मुझे खाना बनाते हुए देखने लगा। अंडे तोड़ना भी उसे किसी जादू जैसा लग रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। आशा दीदी सबसे अच्छी हैं। रोहन को चम्मच से खाना ठीक से नहीं आता था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। हर निवाला खाने के बाद वो कहता था, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी ननद रानी मुझे तीखी नजरों से देख रही थी। नई भाभी, भैया की देखभाल करना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, रोहन जी बहुत सीधे हैं, इसीलिए उनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं है। अभी तो ऐसा ही लगेगा, बाद में मुश्किल होगी। रानी की बातों में कांटे थे, लेकिन मैं मुस्कुराई। जी छोटी बहन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पहले दिन की सुबह ऐसे ही गुजर गई। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम इस पल में शांति थी। सिवाय मेरी सख्त सांस और ननद की तीखी नजरों के, मेरे पिता का ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा और मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। और सबसे बढ़कर, मैं इस मासूम पति की रक्षा कर पाऊंगी। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। सुबह 5 बजे उठना मेरी दिनचर्या बन गया था। जब मैं ठंडे फर्श पर पैर रखकर रसोई की तरफ जाती तो मुझे अपने मायके की याद आती, लेकिन मैंने उस याद को अपने दिल में छिपा लिया। मेरी सास ठीक 5:30 बजे रसोई में आती थीं और तब तक नाश्ते की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी। सास मेरे बनाए हुए दाल का 1 चम्मच चखती और फिर हमेशा की तरह वही प्रतिक्रिया होती। वो अपनी भौहें सिकोड़ती, चम्मच जोर से नीचे रखती और ठंडी आवाज में कहती, फीकी है, फिर से बनाओ। मैं तीसरी बार दाल बना रही थी, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए पतीला फिर से उठा लेती। मेरी ननद रानी डाइनिंग टेबल पर बैठी मुझे देखकर हंस रही थी।
मुझे उसकी नजरें अपनी पीठ पर चुभती महसूस होती थीं, लेकिन मैं अनजान बनी रहती। सिर्फ रोहन ही था जो मेरा साथ देता था। वो हर सुबह रसोई में आता और मेरे पास चिपक कर खड़ा हो जाता। एक बड़े पिल्ले की तरह वो मेरे पीछे पीछे घूमता और मेरे काम को बड़ी हैरानी से देखता। उस दिन भी एक सामान्य सुबह थी। मैं कपड़े सुखा रही थी, तभी लिविंग रूम से रोहन के चीखने की आवाज आई। मैं तेजी से भागी और देखा कि रोहन एक गिरे हुए पानी के गिलास को देखकर कोने में दुबका हुआ था। वो बुरी तरह कांप रहा था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था। सांस ने रोहन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो और जोर से रोने और कांपने लगा। रानी भी घबराई हुई बस खड़ी थी। मैं धीरे धीरे रोहन के पास गई। मैं घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखों में देखा और अपनी सबसे नरम आवाज में कहा, रोहन जी, मेरा हाथ पकड़ो। उसके कांपते हुए हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर मैंने धीरे धीरे उसे गले लगा लिया। पहले तो उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन मेरी गर्माहट महसूस होते ही उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई, महसूस किया कि उसके कंधे हिचकियों से हिल रहे हैं। 10 मिनट बाद रोहन पूरी तरह से शांत हो गया। पहली बार मेरी सांस की आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई। वो हमेशा वाली ठंडी नजर नहीं थी, बल्कि उसमें आश्चर्य और उलझन का भाव था। शाम को एक और जंग शुरू हुई। आयुर्वेदिक काढ़ा पीने का समय था। रोहन हर बार काढ़ा पीने से मना कर देता था और सांस हर बार गुस्सा करती थी। उस दिन भी वही हुआ। सांस काढ़े का कटोरा लेकर रोहन के सामने खड़ी हुई, लेकिन रोहन ने अपना सिर दाएं बाएं हिलाया और मुंह कसकर बंद कर लिया। मैं चुपचाप पास गई और कटोरा ले लिया। फिर मैंने अपनी जेब से एक लड्डू निकाला। मैंने रोहन की आंखों के सामने लड्डू हिलाया। देखो, ये जादुई काढ़ा है, इसे पीने से तुम सुपरमैन बन जाओगे। रोहन की आंखें चमक उठीं। मैंने पहले उसके मुंह में काढ़ा डाला और तुरंत पीछे से लड्डू डाल दिया। कड़वाहट फैलने से पहले ही मिठास ने मुंह भर दिया। रोहन खिलखिलाकर हंसा और काढ़ा निगल गया। सांस चुपचाप मुझे देखती रहीं। मैं उनकी आंखों में बहुत कुछ पढ़ सकती थी, आश्चर्य, संदेह और थोड़ी सी स्वीकृति, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। उस रात रोहन ने फिर एक बुरा सपना देखा। वो कंबल को लात मार रहा था और रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया और एक लोरी गाने लगी। यह वही लोरी थी जो मेरी माँ बचपन में गाती थी। जैसे ही मेरे गुनगुनाने की धीमी आवाज कमरे में गूंजी, रोहन की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अगली सुबह मैं रोज से थोड़ा जल्दी रसोई में गई तो देखा कि सांस पहले से ही वहां थीं। वो मेज पर बैठी चाय पी रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। आगे से रोहन की दवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा था। यह पहला संकेत था कि उन्होंने मुझे थोड़ा स्वीकार कर लिया था। बेशक उनका लहजा अभी भी ठंडा था। नाश्ते के समय सास ने हमेशा की तरह मेरे बनाए खाने में नुक्स निकाले। अचार बहुत खट्टा है, दाल में नमक ज्यादा है, सब्जी फीकी है। उनकी शिकायतें जारी रहीं। रानी ने भी साथ दिया। भाभी, घर पर कोई काम तो होता नहीं, घूमने के बजाय खाना बनाना ही सीख लो। लेकिन रोहन को मेरे बगल में खुशी से खाना खाते देख मुझे हिम्मत मिली। कम से कम एक इंसान तो था जो मेरे बनाए खाने को चाव से खा रहा था। दोपहर में सास ने मुझे बुलाया। जब मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठी सास के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। ये घर खर्च है, सब्जी और रोहन की जरूरत का सामान ले आना, जो बचे वो वापस कर देना। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 500 रुपये के नोटों की गड्डी, कुल 1 लाख रुपये और एक VIP क्रेडिट कार्ड था। सास ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीद लेना, बहुत पुरानी लग रही हो। उनका लहजा ठंडा था, लेकिन यह उनकी तरफ से एक तरह की परवाह थी। मैंने सिर झुकाया। धन्यवाद माँ जी। जब मैं खरीदारी के लिए बाहर जा रही थी तो रोहन भी मेरे साथ आया। मेरा हाथ कसकर पकड़कर और गुनगुनाते हुए चलते हुए वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। बाजार में मैं फल चुन रही थी, तभी रोहन एक सेब लेकर आया। दीदी देखो, ये लाल सेब, स्नो व्हाइट वाला सेब जैसा है। आसपास के लोग रोहन को अजीब नजरों से देख रहे थे। एक वयस्क का बच्चों की तरह व्यवहार करना उन्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने गर्व से रोहन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। रोहन जी, अब मुझे दीदी मत कहो, आप मेरे पति हैं, मेरा नाम लीजिए। ठीक है दीदी। नहीं, ठीक है आशा। घर लौटते समय हम एक छोटे से पार्क से गुजरे।
लेकिन पार्क के बीच में एक फव्वारा देखकर रोहन अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैं तेजी से रोहन को फव्वारे से दूर ले गई और मैंने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। सिर्फ मुझे देखो और कुछ मत देखो, सिर्फ मेरी आंखें देखो। रोहन मेरी आंखों में घूरने लगा। मैं मुस्कुराती रही और रोहन को फव्वारे से दूर ले गई। जब हम सुरक्षित दूरी पर आ गए तो रोहन ने राहत की सांस ली। घर पहुंचने पर रानी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने हाथ बांध रखे थे और ठंडे भाव से मुझे देखा। भैया को लेकर कहां गई थीं? कोई गलत इरादा तो नहीं था? रानी की बातों में कांटे थे, लेकिन मैं मुस्कुराई और खरीदे हुए सामान दिखाए। बाजार गई थी। माँ जी ने खरीदारी करने को कहा था। रानी ने नाक सिकोड़ी और मुड़ गई। उसकी पीठ को देखकर मुझे एक आह निकली, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शायद एक दिन वो समझ जाएगी। रात का खाना बनाते हुए मैंने सोचा, अभी भी सास और ननद मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन कम से कम रोहन की दवा की जिम्मेदारी मिलना एक छोटी सी प्रगति थी। मैं धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन रही हूं। उस रात रोहन मेरा हाथ पकड़कर सो गया। ऐसा लगा कि उसने सामान्य से कम बुरे सपने देखे। मैंने अनजाने में ही रोहन के सिर पर हाथ फेरा। इस मासूम आत्मा की रक्षा करने का मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो खिड़की से सूरज उग रहा था। एक और दिन शुरू हो रहा था। ससुराल की जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रोहन की वजह से मैं सह सकती थी और मुझे विश्वास था कि एक दिन सास और ननद भी मेरे सच्चे दिल को समझेंगी। शादी को 1 महीना हो गया था। कल मायके से फोन आया था। खबर थी कि पिताजी का ऑपरेशन सफल रहा। फोन रखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी वजह से तो मैंने यह शादी की थी। यह सुनकर कि पिताजी ठीक हो रहे हैं, मैं तुरंत दौड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। नाश्ते के बाद मैंने सास से धीरे से कहा, माँ जी, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वो अब ठीक हो रहे हैं। क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? सास ने चाय का कप नीचे रखा और मुझे देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन पहले से थोड़ी नरम लग रही थीं। ठीक है, जाओ, अकेले जा सकती हो, आराम से जाकर आओ। मैं सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करके उठने ही वाली थी कि रोहन ने अचानक मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने मुंह फुला लिया। मैं भी जाऊंगा, आशा अकेले नहीं जा सकती। सास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रोहन को साथ ले जाना आसान नहीं था, लेकिन रोहन ने मेरी बाह कसकर पकड़ ली और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो एक बच्चे की तरह जिद करने लगा। रोहन, आशा जल्दी वापस आ जाएगी, तुम घर पर इंतजार करो। सास ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन ने अपना सिर दाएं बाएं हिलाया और जोर से जिद करने लगा। आखिरकार सास ने एक लंबी सांस ली और इजाजत दे दी, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रोहन को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत सावधान रहना। अगली सुबह मैं रोहन के साथ मायके के लिए निकली। रोहन खिड़की से बाहर के नजारे बड़ी हैरानी से देख रहा था। हर एक गुजरते हुए दृश्य पर वो हैरान होता और मुझसे लगातार बातें करता। आशा, देखो वहां गाय है, गाय खाना खा रही है। देखो वो पहाड़ कितना ऊंचा है, आसमान को छू रहा है। लेकिन कभी कभी रोहन की बातें अजीब तरह से स्पष्ट हो जाती थीं। जब टैक्सी एक मोड़ पर मुड़ी तो रोहन ने धीरे से कहा, इस गति और कोण पर अब केंद्रीय बल लगभग 0.3 होगा। यह सुरक्षित सीमा के भीतर है, लेकिन थोड़ी और गति कम करने से यात्री को ज्यादा आराम मिलता। मैं चौंकर रोहन की तरफ देखने लगी, लेकिन वो फिर से एक बच्चे की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा इतना मासूम था कि मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। टैक्सी से उतरकर हम बाजार से गुजर रहे थे, तभी एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। लोग उसके चारों ओर जमा थे और औरत लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे अस्पताल के पैसों की जरूरत है। रोहन रुक गया और उस औरत को घूरने लगा। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला। यह वही बटुआ था जिसमें सास के दिए हुए घर खर्च के 1 लाख रुपए थे। रोहन जी, 1 मिनट रुकिए। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन पहले ही पैसे निकालकर उस औरत को दे रहा था। औरत ने हैरानी से पैसों को देखा और धन्यवाद कहे बिना ही तेजी से गायब हो गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक बीमार बच्चे की मां के हिसाब से वो बहुत तेजी से गायब हुई और उसकी आंखों में भी कुछ अजीब था। रोहन गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं बेचैन थी।
रोहन जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। मैं उस औरत की दिशा में भागी। कुछ गलियों के बाद वो औरत दिखी। जो औरत बच्चे को गोद में लिए हुए थी, अब उसके हाथ खाली थे और वो एक आदमी के साथ मिलकर पैसे गिन रही थी। बच्चा कहीं नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मासूम रोहन को धोखा दिया था। यह माफ करने लायक नहीं था। मैं चुपचाप उनके पास गई और उनकी बातें सुनने लगी। आज तो किस्मत अच्छी है, एक बेवकूफ मिल गया। हाँ, 1 लाख रुपये ऐसा मूर्ख और कहां मिलेगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनके सामने खड़ी हो गई। वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। वो पैसे वापस करो, तुमने झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। वो आदमी हंसते हुए खड़ा हो गया। वो मुझसे काफी लंबा चौड़ा था, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। रोहन के बारे में सोचकर मुझ में हिम्मत आ गई। तुम कौन हो? हमने कुछ छीना है क्या? उसने खुद दिए, अब हम क्या करें? मैंने अपना फोन निकाला। मैंने अभी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो क्या होगा? सच तो यह था कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वो घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आखिरकार पैसे मेरी तरफ फेंक दिए। ले और दफा हो जा यहां से। पैसे लेकर मैं रोहन के पास वापस आई। रोहन उसी जगह मेरा इंतजार कर रहा था। उसने चिंतित चेहरे से मेरा स्वागत किया। आशा, तुम भाग क्यों गई थी? गिर जाती तो चोट लग जाती। मैंने पैसे रोहन को वापस देते हुए कहा, आगे से जब भी किसी की मदद करनी हो तो तभी करना जब मैं साथ हूं। हमारे परिवार की रक्षा मैं करूंगी। रोहन ने सिर हिलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और बड़ा था। आखिरकार हम मायके पहुंचे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मां आंगन में कपड़े सुखा रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने कपड़े फेंके और दौड़कर मेरे पास आईं। मेरी आशा, तुझे कितना याद किया। मां के गले लगते ही मेरे आंसू बह निकले, जिन्हें मैंने इतने दिनों से रोक रखा था। पिछले 1 महीने की ससुराल की मुश्किलें याद आकर मैं और रो पड़ी। मां भी मेरी पीठ थपथपाते हुए रोने लगी। घर के अंदर पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। मुझे देखकर उन्होंने मुश्किल से मुस्कुराया। मेरी बेटी आ गई। मैंने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और काफी देर तक रोती रही। उनका ऑपरेशन सफल रहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। यह सोचकर मेरा मन शांत हो गया कि यह शादी व्यर्थ नहीं गई। रात का खाना खाने के बाद हम आंगन में बैठे थे। तभी रोहन पिताजी को घूरने लगा। पिताजी कुर्सी पर बैठकर हवा खा रहे थे। तभी रोहन उनके पास गया और अचानक उनके पैरों में गिर गया। धन्यवाद अंकल जी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सब हैरान होकर रोहन को देखने लगे। पिताजी भी हैरान थे। ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कब बचाया? रोहन लगातार पिताजी को देखते हुए वही बात दोहराता रहा। मां ने मेरी बांह पकड़कर फुसफुसाया, दामाद जी पिताजी को पहली बार देख रहे हैं, है ना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी बातें बेतुकी थीं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए रोहन के कंधे पर हाथ रखा। चलो, मान लिया मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए तुम्हें हमारी आशा का अच्छे से ख्याल रखना होगा, दामाद जी। तब जाकर रोहन उठा और फिर से एक बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ अजीब सी भावना थी। रोहन जल्द ही सो गया और मैं भी काफी समय बाद चैन की नींद सोई। अगली सुबह ससुराल लौटने से पहले मैंने पिताजी से विदा ली। पिताजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आशा, अगर मुश्किल हो तो कभी भी वापस आ जाना। मैंने सिर हिलाया। अभी तो शुरुआत हुई थी, मैं हार नहीं मान सकती थी। रोहन की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी और सबसे बढ़कर रोहन के साथ रहने पर मुझे अजीब सी शांति मिलती थी। लौटते समय रोहन ने फिर एक अजीब बात कही, आशा, क्या तुम्हारे पिताजी 18 साल पहले भी यही काम करते थे? मछली पकड़ने का काम? शायद। पिताजी तो जिंदगी भर मछुआरे ही रहे हैं। रोहन ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जब हम ससुराल पहुंचे तो सास दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन हमें सुरक्षित देखकर वो राहत महसूस कर रही थी। आ गए? जी माँ जी, आपकी वजह से मैं इतने समय बाद अपने माता पिता से मिल पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सास ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। रानी लिविंग रूम से बाहर आई और ताना मारा, शादी हुए कितना समय हुआ है जो मायके चली गई? भैया को साथ ले जाकर परेशानी तो नहीं हुई? लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, रोहन जी साथ थे तो हिम्मत बनी रही। रानी ने नाक सिकोड़ी और अंदर चली गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था।
उस रात सास ने मुझे बुलाया। जब मैं स्टडी रूम में गई तो वो अपनी मेज पर बैठी थीं। आशा। रोहन ने बताया कि उसने उन धोखेबाजों को पैसे दिए थे। मैं चौंक गई। उन्हें कैसे पता चला? सास ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर आगे कहा, रोहन ने सब बता दिया। आशा ने पैसे वापस ले लिए। माफ कीजिए माँ जी, मुझे और ध्यान रखना चाहिए था। सास ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। नहीं, अच्छा हुआ कि तुम पैसे वापस ले आई। तुमने बहुत मेहनत की। पहली बार ऐसा लगा जैसे सास ने मुझे स्वीकार कर लिया है। एक छोटा सा विश्वास पैदा हुआ था और मेरा दिल गर्म हो गया। जब मैं कमरे में लौटी तो रोहन मेज पर बैठकर कुछ लिख रहा था। पास जाकर देखा तो वो जटिल गणितीय समीकरण थे, कैलकुलस के फॉर्मूले भरे हुए थे। रोहन जी, ये क्या है? रोहन ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें साफ थीं। मैं पानी के बहाव की गणना कर रहा था। अगर कोई समुद्र में गिर जाए तो वो किस दिशा में बहेगा, ये सोच रहा था। एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे रोहन पानी में डूबने की अपनी पुरानी याद को फिर से जी रहा है। लेकिन जल्द ही रोहन ने कागज को मोड़ा और एक बच्चे की तरह मुस्कुराया। यह बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता। मैं आशा के साथ खेलना चाहता हूं। मैंने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। रोहन को सुलाते हुए मैंने सोचा, रोहन के दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली दिमाग छिपा हुआ था और शायद अतीत की यादें भी कहीं दबी हुई थीं। रोहन खुशी से मुस्कुराते हुए सो गया। मैंने भी रोहन के बगल में आंखें बंद कर लीं। कल क्या होगा? लेकिन रोहन के साथ मुझे लगा कि मैं कुछ भी सह सकती हूं। मायके से लौटे एक हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान ससुराल का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। सास अभी भी सख्त थीं, लेकिन मेरे बनाए खाने में नुहत्स निकालने की उनकी आदत कम हो गई थी। रानी के ताने भी थोड़े कम हो गए थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रोहन अब ज्यादा शांत रहने लगा था। उस दिन भी एक सामान्य दोपहर थी। मैं लिविंग रूम में रोहन के साथ कहानियों की किताब देख रही थी। रोहन को कहानियां पसंद थीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो अचानक जटिल बातें करने लगता था। इस बार भी स्नो व्हाइट की कहानी पढ़ते हुए वो जहरीले सेब के रासायनिक गुणों के बारे में बताने लगा। लेकिन जल्द ही वो फिर से एक बच्चे की तरह तस्वीरों को देखकर हंसने लगा। मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे लगा सास बाहर से लौटी हैं, लेकिन एक अजनबी औरत अंदर आई। उसने एक चमकीली लाल ड्रेस पहनी थी और गहरा मेकअप किया हुआ था। वो मेरी उम्र की ही लग रही थी, लेकिन उसकी तीखी नजरें अजीब थीं। औरत लिविंग रूम में आई और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसकी नजरों में साफ में नफरत थी। उसने हंसते हुए कहा, एक अमीर घर की बहू के हिसाब से तो तुम काफी साधारण हो। मैं हैरान होकर कुछ बोल नहीं पाई। तभी रोहन अचानक मेरे पीछे छिप गया। वो सामान्य से ज्यादा डरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। औरत ने रोहन को देखकर अपना चेहरा बदल लिया। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ पास आकर कहा, भैया, मैं हूं सोनिया, याद नहीं? रोहन ने अपना सिर दाएं बाएं हिलाया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। सोनिया नाम की वो औरत लगातार रोहन के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन मेरी पीठ के पीछे से नहीं निकला। नहीं, मुझे इस दीदी की आवाज पसंद नहीं है। मुझे आशा के पास रहना अच्छा लगता है। सोनिया का चेहरा बिगड़ गया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी आवाज में कहा, भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम उसे दीदी क्यों कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे। तभी सास अंदर आईं। एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने सोनिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे सोनिया, तुम पहले बताया क्यों नहीं? सोनिया ने सास को बड़े सलीके से नमस्ते किया, लेकिन उसमें एक सोची समझी ठंडक थी। माँ जी, बस आपसे और रोहन भैया से मिलने का मन हुआ। सास सोनिया को सोफे पर ले गई और मैं रोहन के साथ कोने में खड़ी रही। सोनिया चाय पीते हुए लगातार मुझे घूरती रही। उसकी हर नजर में जहर था। वो सास से बातें करते हुए भी इशारों में मुझे नीचा दिखा रही थी। माँ जी, नई बहू को काफी मेहनत करनी पड़ रही होगी। रोहन भैया की देखभाल करना आसान नहीं है, सास ने संक्षिप्त में जवाब दिया। आशा अच्छी तरह से कर रही है। सोनिया की नजरें और तीखी हो गईं। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जल्द ही उसने फिर से बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। फिर भी वो कोई पेशेवर नर्स तो नहीं है। अगर आप कहें तो मैं मदद कर सकती हूं। रोहन ने मेरी बांह और कसकर पकड़ ली। वो पूरे शरीर से उसे मना कर रहा था।
मैंने रोहन को संभालते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। सोनिया उठ खड़ी हुई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ सीधे मेरी आंखों में देखा। ठीक है, तो फिर आगे भी अच्छे से देखभाल करना। दीदी, दीदी शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोनिया ने रोहन के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन रोहन पीछे हट गया। सोनिया का हाथ हवा में रुक गया और उसका चेहरा लाल हो गया। सोनिया के जाने के बाद सास ने मुझे बुलाया। जब मैं स्टडी रूम में गई तो वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सोनिया रोहन की पुरानी मंगेतर है। उसका 1 महीने पहले ही तलाक हुआ है। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। सास ने आगे कहा, हम बचपन से एक दूसरे के परिवारों को जानते थे। सोनिया के पिता का हमारे साथ कारोबार था। रोहन के बचपन में ही उनकी सगाई हो गई थी, लेकिन बाद में वो टूट गई और उसने किसी और से शादी कर ली। सास की आवाज में एक कड़वाहट थी। ऐसा लगा जैसे उन्हें एक पुराना वादा टूटने का अफसोस है। अगले दिन से सोनिया अक्सर आने लगी। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आती, लेकिन उसका मकसद साफ था। वो रोहन को वापस पाना चाहती थी और मुझे घर से निकालना चाहती थी। एक बार वो दोपहर के खाने के समय आई और मेरे बनाए खाने को देखकर हंसी। आप लोग ये खाते हैं? रोहन भैया के लिए बुरा लग रहा है, रानी ने बगल से कहा। लेकिन भैया तो नई भाभी के हाथ का खाना अच्छे से खाते हैं। रानी के अप्रत्याशित रूप से मेरा पक्ष लेने पर सोनिया का चेहरा उतर गया। सोनिया ने कोशिश जारी रखी, लेकिन रोहन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब सोनिया होती तो वो मेरे पास से हटता ही नहीं था, और जब सोनिया उससे बात करती तो वो कोई जवाब नहीं देता था। इससे सोनिया की नजरों में और जहर भर गया। एक शाम सोनिया फिर आई। इस बार वो एक तोहफे का डिब्बा लेकर आई थी। उसने रोहन को देने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने नहीं लिया। नहीं, मुझे सोनिया दीदी का तोहफा नहीं चाहिए। सोनिया ने डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। अरे सोनिया, कोई बात नहीं, रोहन डर गया है, तुम आज घर जाओ। सोनिया उठते हुए मुझे घूरने लगी। उसकी नजरों में नफरत थी। सोनिया के जाने के बाद रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी गर्माहट महसूस हुई। आशा, सोनिया दीदी डरावनी है। मैंने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन रोहन की रक्षा करने का मेरा इरादा पक्का था। सोनिया को आखिरी बार आए 1 हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान शांति थी, लेकिन मैं हमेशा बेचैन रहती थी। यह तूफान से पहले की शांति जैसा था। रोहन अभी भी मेरे पास ही रहता था और रात में उसके बुरे सपने बढ़ गए थे। उस रात भी रोहन बुरा सपना देख रहा था। वो कंबल को लात मार रहा था और कांप रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। वो किसी चीज से बचने की कोशिश में हाथ पैर चला रहा था और रो रहा था। नहीं, पानी नहीं, मेरा दम घुट रहा है। मैंने धीरे से रोहन को हिलाकर जगाया। रोहन ने आंखें खोलते ही मुझे पकड़ लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे भी उसकी धड़कन महसूस हो रही थी। मैंने कांपते हुए रोहन की पीठ थपथपाते हुए फुसफुसाया, कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। तभी मुझे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला और सांस अंदर आई। वो नाइट गाउन में थीं, लेकिन पूरी तरह से जागी हुई लग रही थीं। उन्होंने हमें देखा और चुपचाप पास आईं। सांस ने रोहन के माथे को छुआ। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें चिंता थी। उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है रोहन ने फिर बुरा सपना देखा। जी माँ जी, आजकल वो अक्सर ऐसा कर रहा है। सांस बिस्तर के किनारे बैठ गईं। चांदनी खिड़की से आकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हमेशा वाली सख्त सांस नहीं, बल्कि एक थकी हुई मां लग रही थी। जब से रोहन ऐसा हुआ है, हमें कोई अच्छी देखभाल करने वाली नहीं मिली। सब कुछ दिन में ही काम छोड़कर चली जाती थीं। सांस की आवाज में सालों की थकान थी। 10 साल से ज्यादा समय तक अपने बेटे की देखभाल का दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन तुम अलग हो, रोहन सिर्फ तुमसे ही खुलता है। तभी रोहन नींद में बड़बड़ाया, आशा अच्छी है, मैं आशा के साथ रहूंगा। सांस के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैंने बहुत समय बाद उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। सांस ने उठते हुए मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। अब मैं तुम पर बहुत कुछ छोड़ सकती हूं। सांस के जाने के बाद मैंने रोहन को फिर से सुला दिया। उसका हाथ कसकर पकड़ने से उसे कम बुरे सपने आते थे। मैं भी रोहन के बगल में लेटकर छत को देखने लगी। ऐसा लगा जैसे सांस ने मुझे स्वीकार कर लिया है और मेरा दिल गर्म हो गया। अगली सुबह रानी रसोई में आई। वो सामान्य से ज्यादा शर्माई हुई लग रही थी।
मुझे नाश्ता बनाते देख उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने कल रात सुना भैया ने बुरा सपना देखा था। हाँ, आजकल वो अक्सर बुरे सपने देख रहा है। रानी ने फ्रिज से दूध निकालते हुए आगे कहा, पहले जब भैया बुरे सपने देखते थे तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते थे, डर के मारे पास भी नहीं जाते थे। रानी की आवाज में अफसोस था। ऐसा लगा जैसे वो अपने पिछले ठंडे व्यवहार पर पछता रही है। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। रानी ने पहली बार मुझे भाभी कहा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन मैंने खुद को रोका और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम परिवार हैं, यह तो मेरा फर्ज है। रानी भी शर्माकर मुस्कुराई। उस पल मुझे लगा जैसे हम सच में एक परिवार बन गए हैं। दोपहर में ससुर जी बाहर से लौटे। वो सामान्य रूप से कम बोलने वाले और गंभीर इंसान थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे रोका। आशा जी, पापा जी। ससुर जी ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोला तो उसमें जड़ाऊ कंगन थे। ये हमारे खानदान की बहुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है। अब यह तुम्हारा है। मैं हैरान होकर कुछ बोल नहीं पाई। तभी ससुर जी ने कंगन मेरे हाथ में रख दिए। रोहन का ख्याल रखना, यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था। ससुर जी ने भी मुझे अपनी असली बहू मान लिया था। मैंने कंगन कसकर पकड़ लिए और सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। रात के खाने के समय पूरा परिवार एक साथ था। सामान्य से अलग माहौल काफी खुशनुमा था। रानी मेरे बनाए हुए पनीर की सब्जी खाते हुए बोली, भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। सास ने भी सिर हिलाया। हाँ, अब जाकर खाना खाने लायक बना है, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। रोहन खुशी से मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। खाने के बाद हम लिविंग रूम में चाय पी रहे थे। तभी रोहन अचानक खड़ा हो गया और फिर उसने एक चौंकाने वाली बात कही, माँ, पापा, रानी और आशा, आप सबका धन्यवाद। मैं खुश हूं कि आप मेरा परिवार हैं। सब हैरान होकर रोहन को देखने लगे। यह पहली बार था जब रोहन ने इतने साफ तौर पर अपने परिवार को पहचाना और बात की थी। सास ने आंसू रोकते हुए रोहन को गले लगा लिया। हम भी तुमसे प्यार करते हैं रोहन। उस पल मुझे भी लगा जैसे मैं इस घर की, इस परिवार की असली सदस्य बन गई हूं। मुश्किलें थीं, लेकिन आखिरकार हमने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। रात को जब मैं कमरे में लौटी तो रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आशा, धन्यवाद हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए। मुझे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए, मुझे स्वीकार करने के लिए। रोहन मेरे हाथ के ऊपरी हिस्से को देखने लगा। वहां घर के कामों से पड़े छोटे छोटे निशान और गांठें थीं। रोहन ने धीरे से उस पर अपना हाथ रखते हुए कहा, चोट मत लगने देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उम्मीद जगी कि एक दिन रोहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने मन ही मन कसम खाई कि तब तक मैं रोहन की रक्षा करूंगी। उस रात रोहन ने कोई बुरा सपना नहीं देखा। उसे शांति से सोते हुए देखकर मैंने सोचा, अब मैं सच में इस घर का हिस्सा बन गई हूं। सास, ससुर, रानी सबने मुझे स्वीकार कर लिया था, लेकिन सोनिया का खतरा अभी भी बना हुआ था। मैं उसकी जहरीली आंखों को भूल नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेगी, इसलिए मैं बेचैन थी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी। मेरा परिवार मेरे साथ था। खिड़की से चांद चमक रहा था। कल क्या होगा, लेकिन मुझे लगा कि जो भी हो मैं सह सकती हूं। रोहन के साथ, परिवार के साथ। शादी को 3 महीने हो गए थे। इन दिनों मेरा शरीर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। हर सुबह मेरा जी मिचलाता और मुझे अपनी पसंदीदा अचार की खुशबू से भी उल्टी आ जाती थी। मैं पहले से ज्यादा थकने लगी थी। शक होने पर मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बधाई दी। मैं 6 हफ्ते की गर्भवती थी। अस्पताल से बाहर आते समय मेरे पैर कांप रहे थे। मैं खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी। मां बनना एक आशीर्वाद था, लेकिन रोहन की हालत को देखते हुए मुझे चिंता हो रही थी। फिर भी अपने पेट में पल रहे नन्हे से जीव के बारे में सोचकर मेरा दिल गर्म हो गया। घर लौटकर मैंने सबसे पहले रोहन को बताया। रोहन ने मेरे पेट पर कान लगाया और बड़ी हैरानी से सुनने लगा। आशा, क्या तुम्हारे पेट में बच्चा है? हाँ, हमारा बच्चा। रोहन खुशी से मुस्कुराया और मेरे पेट पर हाथ फेरने लगा। लेकिन अचानक मैंने उसकी आंखों में एक बदलाव महसूस किया। एक पल के लिए वो किसी और इंसान जैसा लगा। आशा, गर्भावस्था की शुरुआत में सावधान रहना पड़ता है। ज्यादा खाना खाओ और भारी सामान मत उठाना। अगर थकान लगे तो आराम जरूर करना। वो किसी डॉक्टर की तरह नहीं, एक सामान्य पति की तरह बात कर रहा था। यह देखकर मेरी सांसें रुक गईं।
लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिका। जल्द ही वो फिर से एक बच्चे जैसे चेहरे के साथ बोला, बच्चे का नाम क्या रखेंगे? कोई सुंदर सा नाम रखेंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अभी क्या था? क्या रोहन के अंदर सोई हुई कोई चीज जाग रही थी? रात के खाने के समय मैंने पूरे परिवार को अपनी गर्भावस्था की खबर दी। सास ने चम्मच नीचे रखा और मुझे घूरने लगी। मैं उनके चेहरे के भाव पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैं डर गई। लेकिन अचानक वो रोने लगी। सच में? क्या सच में बच्चा होने वाला है? जी माँ जी, 6 हफ्ते हो गए हैं। सास अपनी जगह से उठी और मुझे गले लगा लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे इतने प्यार से गले लगाया था। उनके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में एक नया जीवन आएगा। ससुर जी भी जोर से हंसे। मैंने उन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। बहुत अच्छा किया आशा, सच में बहुत अच्छा किया। रानी भी खुश होकर मेरा हाथ पकड़ ली। बधाई हो भाभी, मतलब अब मुझे बुआ बनने का मौका मिलेगा। मैं उसके लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े खरीदूंगी। पूरे परिवार को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। रोहन लगातार मेरे पेट पर हाथ फेर रहा था और बच्चे से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसके चेहरे पर हुमारी करते हुए, मुसामत में बात करते हुए, उसके बात में ही करते हुए। रात रोहन के सोने से पहले एक और अजीब बात हुई। जब मैं पानी पीने लगी तो रोहन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। आशा, पानी गुनगुना पीना चाहिए। ठंडा पानी गर्भाशय को सिकोड़ सकता है। यह कहते हुए रोहन की आंखें साफ थीं, जैसे वो कोई और हो। लेकिन जल्द ही वो फिर से नींद में मेरी बांह पकड़कर सो गया। यह क्या हो रहा था? बच्चे के आने की खबर के बाद से रोहन में ऐसे बदलाव अक्सर होने लगे थे। वो एक पल के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाता, फिर तुरंत वापस पहले जैसा हो जाता, जैसे कोई गहरी नदी में से कुछ देर के लिए सतह पर आता हो। अगले दिन दोपहर में सोनिया आई। उसे गर्भावस्था की खबर मिल गई थी और वो इसीलिए आई थी। उसने सामान्य से ज्यादा गहरा मेकअप किया था और काले कपड़े पहने थे। मुझे कुछ अशुभ होने का एहसास हुआ। लिविंग रूम में बैठी सोनिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो आशा जी, मैंने सुना आप गर्भवती हैं। उसका लहजा नरम था, लेकिन उसकी आंखें किसी तलवार की धार जैसी तेज थीं। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं भी आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूं, एक बहुत बड़ा तोहफा। इंतजार कीजिए। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तोहफा शब्द एक आशीर्वाद की तरह नहीं, बल्कि एक श्राप की तरह लग रहा था। सास ने असहज होकर कहा, सोनिया, क्या तुम बधाई देने आई हो? बिल्कुल माँ जी, रोहन भैया का बच्चा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूं। उसने कहा तो ऐसा, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। सोनिया अपनी जगह से उठी और मेरे पास आई। फिर उसने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि कोई और न सुन सके, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह एक साफ धमकी थी, लेकिन रोहन मेरे पास आकर मेरी बांह पकड़ लिया। सोनिया दीदी, जाओ, आशा अभी थकी हुई है। सोनिया का चेहरा बिगड़ गया। रोहन का उसे मना करना शायद उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जाते जाते भी मुझे घूरती रही। सोनिया के जाने के बाद मैं डर से कांप उठी। मुझे नहीं पता था कि वो औरत क्या कर सकती है। अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर मैं और डर गई। सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, लेकिन सास के चेहरे पर भी चिंता थी। सोनिया का वजूद हम सबको बेचैन कर रहा था। उस रात से मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। खिड़की से बाहर देखने पर कोई नहीं होता था, लेकिन मुझे नजरें महसूस होती थीं। मैं रात में सोने से पहले 3 बार दरवाजा चेक करने लगी। रोहन अब मुझसे और भी ज्यादा चिपका रहने लगा। जब मैं बाथरूम जाती तो वो दरवाजे पर इंतजार करता, और जब मैं रसोई में खाना बनाती तो वो मेरे बगल में खड़ा रहता, जैसे वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो। 1 हफ्ते बाद जब मैं 8 हफ्ते की गर्भवती थी तो मेरी सुबह की बीमारी बढ़ गई। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और पानी पीने पर भी उल्टी हो जाती थी। सास ने खुद मेरे लिए दलिया बनाया और चिंता से कहा, बहुत तकलीफ हो रही है। जब मैं रोहन के समय गर्भवती थी तो मुझे भी ऐसा ही होता था। सास का प्यार भरा स्पर्श मुझे अच्छा लगा। उनकी पुरानी कड़वाहट अब कहीं नहीं थी। रोहन मेरे बगल में बैठकर मेरी पीठ सहला रहा था। लेकिन फिर वही पल आया। रोहन की आंखें साफ हो गईं और उसने शांत आवाज में कहा, आशा, ये उल्टी हार्मोन की वजह से हो रही है। थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगी।
अदरक की चाय पीने से मदद मिलेगी। रोहन को किसी डॉक्टर की तरह सटीक रूप से बोलते देख मैं हैरान रह गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से एक बच्चे जैसे चेहरे के साथ बोला, बच्चे, अपनी मां को परेशान मत करो, पापा तुमसे कह रहे हैं। उसके उस मासूम रूप को देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल गई और हंस पड़ी, लेकिन साथ ही मैं सोच रही थी आखिर रोहन के अंदर क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद सोनिया का एक मैसेज आया। समुद्र की याद नहीं आती, मेरा दिल डूब गया। जब मैंने रोहन को मैसेज दिखाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। पानी डरावना है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने रोहन को कसकर गले लगा लिया, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि सोनिया सच में कुछ करेगी। हमने इसे सिर्फ ईर्ष्या में अंधी एक औरत की धमकी समझा, लेकिन मैं जानती थी, मैंने सोनिया की आंखों को देखा था, वो हार नहीं मानेगी। वो मुझे, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को और रोहन के साथ मेरी खुशी को तबाह करने की कोशिश करेगी। रात में रोहन मेरे पेट पर हाथ रखे हुए था और फिर उसने उसी साफ आंखों से मुझे देखते हुए कहा, मैं आशा और बच्चे की रक्षा करूंगा, मैं वादा करता हूं। यह सुनकर मुझे क्यों एक अशुभ सा एहसास हुआ, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ होने वाला है। मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को सहलाते हुए सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी होगी, रोहन की भी और अपने परिवार की भी। लेकिन तूफान पहले ही करीब आ रहा था। मुझे अभी तक नहीं पता था सोनिया ने कितना भयानक तोहफा तैयार किया था। उस सुबह हवा में अजीब सी नमी थी, मानसून की चिपचिपी हवा त्वचा से चिपक रही थी। रोहन सुबह से ही लिविंग रूम में कागज मोड़कर कुछ बना रहा था। लाल, पीले, नीले कागज उसकी अनाड़ी उंगलियों से सारस बन रहे थे। ये बच्चे के लिए तोहफा है। 1000 सारस बनाने से मुराद पूरी होती है। उसकी साफ आंखें चमक रही थीं। वो अब तक 300 से ज्यादा बना चुका था। हर रात सोने से पहले तक कागजा मोड़ने वाले रोहन का रूप देखकर मुझे उस पर प्यार भी आता और दया भी। दोपहर के करीब एक अनजान नंबर से फोन आया। मैं उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उठाया तो वो सांस थी। आशा, माफ करना, क्या तुम एक काम कर सकती हो? जी माँ जी। क्या हुआ? रानी सुबह जल्दी में अपनी फाइलों वाला बैग भूल गई। उसमें ऑफिस के जरूरी कागज हैं और उसकी एक जरूरी मीटिंग चल रही है, इसलिए वो आ नहीं सकती। मैं जाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी कमर में दर्द हो गया। सांस की आवाज सामान्य से ज्यादा सपाट लग रही थी और उसमें एक मशीनी गूंज थी, लेकिन आवाज साफ तौर पर सांस की ही थी। आप ठीक हैं, मैं दे आती हूं। मुझे कहां जाना है? शुक्रिया बेटी। रानी तुम्हें पते वाला मैसेज भेज देगी। माफ करना आशा। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। फोन रखने के कुछ देर बाद एक मैसेज आया। पते के साथ एक छोटा सा संदेश था। भाभी, बहुत जरूरी है, 3 बजे तक चाहिए, प्लीज इस पते पर आ जाओ। यह बिल्कुल रानी का बात करने का तरीका था। शक करने की कोई वजह नहीं थी। मैं बैग लेकर निकलने ही वाली थी कि रोहन ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। आशा, कहाँ जा रही हो? छोटी बहन जी की फाइलें देने जा रही हूं, बस अभी आती हूं। मैं भी चलूंगा। नहीं रोहन जी, आप घर पर कागज के सारस बनाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रोहन का चेहरा चिंतित लग रहा था, सामान्य से अलग। उसने जिद नहीं की और चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें क्यों उदास लग रही थीं। सावधान रहना आशा, जरूर वापस आना। बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने रोहन के माथे पर एक चुंबन दिया और घर से निकल गई। मैंने एक टैक्सी ली। ड्राइवर ने पता देखा और सिर हिलाया। इस इलाके का तो विकास रुक गया है। यहां कोई ऑफिस है क्या? अच्छा, मैं पहली बार जा रही हूं, मुझे नहीं पता। मुझे अजीब लगा। रानी का ऑफिस तो शहर के बीचों बीच है, तो उसने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया? लेकिन शायद कोई जरूरी काम होगा, कोई दूसरी ब्रांच या मीटिंग की जगह होगी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, नजारा बदलने लगा। ऊंची इमारतें गायब हो गईं और छोटे घर दिखने लगे। फिर तो इंसानों के घर भी दिखने बंद हो गए। हवा में नमक की गंध गाड़ी के अंदर आने लगी। मैडम, क्या आप सच में इसी पते पर जाना चाहती हैं? यह तो समुद्र के किनारे का रास्ता है। समुद्र शब्द सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने अपना फोन निकाला और रानी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगभग 30 मिनट बाद टैक्सी रुकी। एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी इमारत दिख रही थी। उस पर सी व्यू कैफे का बोर्ड लगा था, लेकिन पेंट उखड़ा हुआ था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे यह काफी समय से बंद है। ड्राइवर साहब,
क्या यही जगह है? जी, पता तो यही बता रहा है, लेकिन यहां तो कोई नहीं लग रहा। मुझे डर लगने लगा, कुछ तो गड़बड़ थी। रानी ऐसी जगह पर नहीं हो सकती। ड्राइवर साहब, मैं बस देख कर आती हूं, क्या आप इंतजार कर सकते हैं? मुझे दूसरी सवारी लेनी है, जल्दी आइए। मैं गाड़ी से उतरी। मैं इमारत की तरफ जा रही थी, तभी मुझे पीछे से गाड़ी के जाने की आवाज आई। 1 मिनट ड्राइवर साहब, मैं चिल्लाई, लेकिन गाड़ी पहले ही दूर जा चुकी थी। मैंने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म होने का निशान आ गया। मैं सुबह चार्ज करना भूल गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रानी जी, आप यहां हैं? मैं इमारत के अंदर जाने ही वाली थी कि मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो सोनिया खड़ी थी। उसने एक काली ड्रेस पहनी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। काफी समय बाद मिली आशा जी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सब एक जाल था। सास का फोन, रानी का मैसेज, यह सब सोनिया का किया धरा था। तुमने यह सब किया है। मैंने कहा था ना कि मैं तो हफ्फा दूंगी। पसंद आया? मैंने सोचा था उससे भी आसान था। स्मार्टफोन क्लोन करना और आवाज बदलना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से धोखा खा चुकी थी। सोनिया ने यह सब बहुत पहले से सोच रखा था। ये क्या कर रही हो? मुझे घर जाने दो। इतनी जल्दी? यहां तक आने में मेहनत लगी है, जरा वो देखो। सोनिया ने जहां इशारा किया वहां समुद्र था। एक चट्टान के नीचे लहरें जोर जोर से काली चट्टानों से टकरा रही थीं। सूरज की रोशनी में चमकती लहरें शांत लग रही थीं, लेकिन मेरे लिए वो डर का दूसरा नाम थी। जानती हो ये कौन सी जगह है? 18 साल पहले रोहन भैया इसी समुद्र में डूबे थे। मेरा दम घुटने लगा। यह कहानी मैंने सास से सुनी थी। 10 साल का रोहन समुद्र में डूबकर मरने ही वाला था। वो चमत्कारिक रूप से बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा। क्यों? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? क्योंकि तुम्हारे गायब होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सोनिया की आंखें डरावनी थीं। वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रही थी जिसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। रोहन भैया मेरे थे। हमारे परिवारों ने हमारी सगाई तय की थी हादसे से पहले। भैया मुझे पसंद करते थे। वो एक होशियार और शानदार इंसान थे। सोनिया की आवाज कांप रही थी। मुझे उसकी आवाज में ईर्ष्या और जुनून का मिला जुला भाव महसूस हुआ। लेकिन हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे माता पिता ने सगाई तोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो एक दिमागी रूप से कमजोर लड़के से मेरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो तुम्हें तब उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। अब ये सब क्यों कर रही हो? मैं तब छोटी थी। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लेकिन तुम क्या हो? पैसे के लिए एक पागल से शादी कर ली और अब प्यार का नाटक कर रही हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन जल्द ही मैं चट्टान के किनारे पहुंच गई। नीचे देखने पर बहुत ऊंचाई थी। लहरें जोर जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं। सोनिया जी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा? इसीलिए तो तुम्हें और भी ज्यादा गायब होना पड़ेगा। रोहन भैया का बच्चा मुझे पैदा करना था। मैंने 18 साल इंतजार किया है। सोनिया मुझ पर झपटी। मैंने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर थी। हाथापाई में मेरा पैर फिसल गया। नहीं, मैं चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा शरीर हवा में था। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने पेट को ढक लिया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। ठंडा समुद्री पानी मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। खारा पानी मेरी नाक और मुंह में घुस रहा था। पानी के अंदर बहुत अंधेरा था। मुझे ऊपर नीचे का अंदाजा नहीं हो रहा था। मैंने तैरने की पूरी कोशिश की, लेकिन गर्भवती होने के कारण मेरा शरीर भारी था और मेरे कपड़े पानी में भीगकर मुझे और नीचे खींच रहे थे। मेरे फेफड़े फटने वाले थे। मेरी चेतना धीरे धीरे जा रही थी। मेरे बच्चे, मां तुम्हें बचा नहीं पाई, माफ करना। तभी मुझे रोहन का चेहरा याद आया। कागज के सारस बनाते हुए उसका वो मासूम चेहरा। वो 1000 सारस भी नहीं बना पाया था। उसकी मुराद भी पूरी नहीं हुई थी। इस बीच घर पर रोहन बेचैनी से कागज मोड़ रहा था। आशा को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और कोई खबर नहीं थी। उसका दिल घबरा रहा था। आशा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। उसके दिमाग में एक अजीब सा एहसास होने लगा। अचानक सास लिविंग रूम में आई। रोहन, आशा कहाँ है? वो रानी की फाइलें देने गई है। क्या? कौन सी फाइलें? सास का चेहरा सख्त हो गया।
मैंने तो आशा को फोन नहीं किया। रानी भी अभी ऑफिस में मीटिंग में है। उस पल रोहन के दिमाग में कुछ कौंधा। उसे यकीन हो गया कि आशा खतरे में है। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? आशा आखिर गई कहां? रोहन ने अपने बाल नोच लिए। अचानक उसे सोनिया का भेजा हुआ वो मैसेज याद आया। समुद्र, आशा समुद्र के पास है। क्या? रोहन, ये क्या कह रहे हो? सोनिया आशा को समुद्र के पास ले गई है, उसी समुद्र में जहां मैं डूबा था। हमें अभी जाना होगा। रोहन पागलों की तरह घर से बाहर भागा। सास ने तुरंत पुलिस को फोन किया और रोहन के साथ गाड़ी में बैठ गईं। ससुर जी भी तेजी से बाहर आए। गाड़ी चलते ही रोहन लगातार बड़बड़ाने लगा, जल्दी और जल्दी, आशा मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिमागन में आशा की चीखें गूंज रही थीं। उसे ठंडे पानी में सांस के लिए तड़पती हुई आशा दिख रही थी। 18 साल पहले का वो डर फिर से जिंदा हो गया था। ठंडा पानी, सांस न ले पाने का दर्द, धीरे धीरे जाती हुई चेतना। उसे उस समय की यादें साफ साफ आने लगीं। पानी से डर लगता है, बहुत डर लगता है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे ठंडा पसीना आ रहा था। अतीत का सदमा रोहन को जकड़ रहा था। गाड़ी समुद्र की ओर दौड़ रही थी। रोहन की आंखें धीरे धीरे साफ हो रही थीं। कुछ जाग रहा था, आशा को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए। जब गाड़ी समुद्र के किनारे पहुंची तो रोहन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। गाड़ी रुकने से पहले ही वो बाहर कूद गया और वहां उसने सोनिया को देखा। वो चट्टान के किनारे खड़ी होकर नीचे देख रही थी। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आशा कहां है? आशा! रोहन की चीख समुद्री हवा में खो गई। सोनिया ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक हैरानी का भाव आया। रोहन भैया, आप यहां कैसे? आशा कहां है? मैं पूछ रहा हूं। रोहन ने सोनिया के कंधे पकड़कर उसे झकझोरा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वो औरत, अब बहुत देर हो चुकी है, 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। सोनिया की आवाज कांप रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। यह सुनते ही रोहन टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर अपने बाल नोचते हुए रोने लगा। नहीं नहीं, आशा नहीं मर सकती। वो अपनी मुट्ठियों से अपने सिर पर मारने लगा। धम धम की आवाज के साथ वो जोर जोर से मार रहा था। उसका माथा लाल होकर सूज गया, लेकिन वो रुका नहीं। रोहन, ऐसा मत करो। पीछे से आई सांस ने अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन पैर पटकते हुए गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई रास्ता भटका हुआ बच्चा हो। बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पानी से डर लगता है। यह 5 साल के बच्चे जैसी आवाज थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 18 साल पुराना सदमा उसे पंगु बना रहा था। तभी चट्टान के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई। लहरों के शोर में वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो किसी इंसान की आवाज लग रही थी। रोहन ने अपने कांपते पैरों से चट्टान के किनारे की ओर कदम बढ़ाए। नीचे देखने पर काली चट्टानों के बीच कुछ दिखा। एक लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा लहरों में तैर रहा था। आशा! आशा जिंदा है, लेकिन चट्टान बहुत ऊंची थी, कम से कम 15 मीटर तो होगी ही। बगल में एक पुरानी सीढ़ी थी, लेकिन वो आधी टूटी हुई थी। नीचे उतरते हुए साथ में गिरने का पूरा खतरा था। रोहन चट्टान के किनारे खड़ा कांप रहा था। वो जानता था कि उसे कूदना होगा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। पानी को देखने भर से ही उसका दम घुट रहा था। नहीं कर सकता, डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। तभी अचानक उसे आशा का चेहरा याद आया। हर सुबह प्यार से मुस्कुराने वाला वो चेहरा। उसे वो पल याद आया जब आशा ने उसे बेवकूफ कहने वालों के सामने गर्व से बचाया था। उसके पेट में बच्चा है, हमारा बच्चा है। आशा ने मेरी रक्षा की थी, अब मेरी बारी है। उसने कांपते हाथों से अपने जूते उतारे, जैकेट भी फेंक दी। उसने गहरी सांसें लीं। 1, 2, 3। रोहन, नहीं। सांस की चीख सुनाई दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कीं और चट्टान से कूद गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। और फिर छपाक की आवाज के साथ ठंडा समुद्री पानी उसके पूरे शरीर पर फैल गया। पानी के अंदर नरक जैसा था। वो इंस्टिंक्टिव रूप से ऊपर आने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर उस लाल कपड़े पर पड़ी। आशा! वो एक चट्टान पर फंसी हुई थी।
पीला पड़ा चेहरा, बंद आंखें, बेजान हाथ। नहीं, रोहन ने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। उसने कभी ठीक से तैरना नहीं सीखा था, लेकिन वो अपनी जान पर खेल रहा था। लहरें उसे लगातार पीछे धकेल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका हाथ आशा तक पहुंच गया। आशा, उठो प्लीज, कोई हरकत नहीं हुई। रोहन ने आशा को अपनी बाहों में लिया और किनारे की ओर तैरने लगा, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। हाथ पैरों में जान नहीं बची थी। नहीं, हार नहीं मान सकता। मुझे आशा और बच्चे को बचाना है। तभी एक चमत्कार की तरह एक बड़ी लहर ने दोनों को किनारे की ओर धकेल दिया। रोहन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर आशा को रेत पर खींचा। आशा, सांस लो, बच्चे के बारे में सोचो। उसने आशा के सीने को दबाया। उसे नहीं पता था कि वो ये कहां से सीखा, लेकिन उसका शरीर जानता था। 1, 2, 3। वो नियमित रूप से दबाव डालता रहा। फिर उसने आशा की नाक बंद की और उसके मुंह में सांस भरी। वो काफी देर तक ऐसा करता रहा। उसकी हथेलियां लाल होकर सूज गईं और होंठ नीले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। प्लीज, प्लीज जिंदा हो जाओ। तभी आशा ने खांसते हुए पानी उगला। खारा पानी बाहर निकल आया। आशा, तुम जिंदा हो। आशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसके होंठ कांपे और वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी। रोहन, हाँ मैं हूं, अब सब ठीक है। रोहन यहां है, सब ठीक है। रोहन ने आशा को कसकर गले लगा लिया। उस पल अत्यधिक तनाव के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो आशा के बगल में गिरकर बेहोश हो गया। रोहन, रोहन जी। आशा ने मुश्किल से उठकर रोहन को हिलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसका चेहरा पीला था और होंठ नीले पड़े हुए थे। तभी सांस। ससुर और पुलिस सीढ़ियों से नीचे आए। सोनिया पुलिस की गिरफ्त में थी। एम्बुलेंस बुलाई है, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। एम्बुलेंस आ गई। मेडिकल टीम ने दोनों को स्ट्रेचर पर लेटाया। आशा को थोड़ा होश था, लेकिन रोहन बिल्कुल बेहोश था। मेरे पति ने मुझे बचाया और वो गिर गए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आशा रोने लगी। पैरामेडिक्स ने रोहन को ऑक्सीजन मास्क लगाया और सीपीआर शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही रोहन को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, अत्यधिक हाइपोथर्मिया और हाइपरवेंटिलेशन के कारण उनके दिमाग में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा उनके दिमाग में पहले से ही चोट का इतिहास है, इसलिए स्थिति और भी गंभीर है। वो अभी कोमा में है। सांस वहीं गिर पड़ी। ससुर जी ने मुश्किल से उन्हें संभाला, लेकिन दोनों के चेहरे पर निराशा थी। फिर से वही हुआ, मेरे रोहन के साथ फिर से। आशा बिस्तर पर लेटी हुई भी लगातार रो रही थी। शुक्र है बच्चा सुरक्षित था, लेकिन रोहन के बारे में सोचकर उसका खाना पीना छूट गया था। ये मेरी गलती है, मुझे सावधान रहना चाहिए था। नहीं आशा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सांस ने आशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। 2 दिन बाद आशा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो सबसे पहले आईसीयू गई। कांच की खिड़की के पार रोहन मशीनों से घिरा हुआ था। ईसीजी मशीन नियमित रूप से बीप बीप कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। रोहन जी, उठिए, आपने 1000 कागज के सारस बनाने का वादा किया था। आशा ने कांच पर हाथ रखकर फुसफुसाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो हर दिन रोहन के कमरे में जाती। डॉक्टर की इजाजत से वो बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठती। वो रोहन का हाथ पकड़कर उससे बातें करती। आज बच्चे ने लात मारी, लगता है वो अपने पापा को याद कर रहा है। वो रोहन के हाथ को अपने पेट पर रखती। जब भी बच्चा हरकत करता वो ऐसा करती, महसूस हो रहा है ये हमारा बच्चा है, वो जीवन जिसे आपने बचाया है। सांस भी हर दिन आती। वो अपने बेटे के पैर सहलाते हुए रोती। रोहन, मैं हूं मां, अब उठ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंदीदा पनीर की सब्जी बनाई है। लेकिन रोहन हिलता भी नहीं था। सब थक रहे थे। उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 1 हफ्ता बीत गया। डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन वेव सामान्य है, लेकिन वो कब होश में आएगा कोई नहीं कह सकता। सबसे बुरी स्थिति में वो शायद कभी होश में ना आए। दूसरे हफ्ते के दिन सुबह का समय था। आशा हमेशा की तरह रोहन के बगल में बैठी थी। वो उसका हाथ पकड़कर चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक रोहन की उंगली हिली। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन वो सच में हिली थी। रोहन जी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन की पलकें कांप रही थीं। रोहन जी। डॉक्टर, आशा चिल्लाई। नर्स दौड़कर आई और जल्द ही मेडिकल टीम जमा हो गई।
और रोहन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहले तो उसकी नजर धुंधली थी। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा और फिर आशा को देखा। उसके होंठ हिले। आशा। उसकी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन उसने साफ तौर पर बोला था, लेकिन उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। रोहन जी, मैं हूं आशा। बच्चा। हाँ, बच्चा भी ठीक है। हम सब बच गए आपकी वजह से। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका गला रूंधा हुआ था। डॉक्टर ने जांच शुरू की। आंखों की पुतलियों की प्रतिक्रिया, संवेदी परीक्षण, कई चीजें जांची गईं। यह एक चमत्कार है। वो होश में आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका भाषा केंद्र अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। समय लगेगा। अगले 2 दिनों तक रोहन ठीक से बोल नहीं पाया। वो मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाता था, जैसे शुक्रिया, प्यार। ठीक, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग गहराई थी। जब वो आशा को या अपनी मां को देखता तो साफ पता चलता था कि वो उन्हें पहचान रहा है। चौथे दिन की सुबह आशा नाश्ता लेकर आई। दलिया था। रोहन बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठा था। रोहन जी, नाश्ता कर लीजिए। आशा ने चम्मच में दलिया लेकर रोहन के मुंह की ओर बढ़ाया, लेकिन रोहन ने अपना हाथ उठाकर आशा का हाथ रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूंगा। उसकी आवाज साफ थी। लड़खड़ाहट गायब हो चुकी थी। आशा चौंककर रोहन को देखने लगी। रोहन जी। रोहन ने आशा के हाथ से चम्मच ले लिया और वो खुद दलिया खाने लगा। उसकी हरकतें सामान्य थीं, स्वादिष्ट है, तुमने बनाया है। 5 साल के बच्चे जैसा वो खलास लहजा पूरी तरह से गायब हो गया था। कैसे अचानक? आशा की आवाज कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसके सामने बैठा इंसान सच में रोहन था? रोहन ने चम्मच नीचे रखा और आशा का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अलग था। बच्चे जैसी वो मासूमियत कहीं नहीं थी। मैं ठीक हूं, पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। क्या मतलब है? अचानक कैसे? मुझे भी ठीक से नहीं पता। बस जब मैं तुम्हें पानी से बचाकर बेहोश हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है, और जब मैं जागा तो सब कुछ साफ हो गया। रोहन की आंखें गहरी थीं। वो धुंधली नहीं थीं। उनका फोकस सटीक था। वो एक सोचने वाले वयस्क की आंखें थीं। 18 साल तक मैं एक धुंध में कैद था। मैं सोच सकता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। मैं बहुत कुछ जानता था, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाता था। लेकिन अब सब कुछ वापस आ गया है। आशा रो पड़ी। उसने रोहन को कसकर गले लगा लिया। तुम सच में वापस आ गए? हाँ, एक बेवकूफ पति के रूप में नहीं, बल्कि एक असली पति के रूप में। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आए। रोहन को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। मरीज, आप खुद खाना खा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, जांच से पहले ही खा लिया। डॉक्टर ने तेजी से जांच शुरू की। उन्होंने कई सवाल पूछे। आज कौन सी तारीख है पता है? 25 अक्टूबर। मुझे बेहोश हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, है ना? आपका नाम और उम्र? रोहन सिंह चौहान, 28 साल। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुए अब 4-5 महीने हो गए हैं। डॉक्टर ने हैरानी से चार्ट देखा। फिर उन्होंने और भी जटिल सवाल पूछे। गणित के सवाल, इतिहास के सवाल, यहां तक कि तार्किक पहेलियां भी। रोहन ने हर सवाल का बिना रुके जवाब दिया। यहां तक कि उसने मेडिकल शब्दावली का भी सटीक इस्तेमाल किया। अविश्वसनीय। आप पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। नहीं, सामान्य से भी ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता और बढ़ गई है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। यह चिकित्सकीय रूप से समझाया नहीं जा सकता। क्षतिग्रस्त दिमाग का इस तरह पूरी तरह से ठीक हो जाना, यह एक चमत्कार है। उस दोपहर सास और ससुर मिलने आए। रानी भी साथ थी। रोहन। सास दौड़कर अपने बेटे को गले लगाने वाली थी कि रोहन अपनी जगह से उठा और अपनी मां को गले लगा लिया। मां, इतने दिनों तक आपको चिंता में डालने के लिए माफ कर दीजिए। उसका लहजा बिल्कुल अलग था। वो सम्मान से बात कर रहा था और उसके वाक्य भी पूरे थे। सास हैरान होकर अपने बेटे को देखने लगी। रोहन, तुम सच में? जी मां, मैं वापस आ गया हूं। एक बेटे और पति के रूप में जो भी जिम्मेदारियां मैं नहीं निभा पाया, अब पूरी करूंगा। सास जोर जोर से रोने लगी। ससुर जी की आंखें भी नम हो गईं। रानी अविश्वसनीयता से अपने भाई को देख रही थी। भैया, सच में आप भैया हैं? हाँ रानी, मैं तुम्हारा भैया हूं। माफ करना, इतने समय तक मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। रानी भी रोने लगी। पूरा परिवार रोहन को गले लगाकर रो रहा था। 18 साल बाद उनका बेटा
भाई और पति पूरी तरह से वापस आ गया था। शाम को मेरे पिता रामलाल मिलने आए। वो मछली का सूप लेकर आए थे और उनके चेहरे पर चिंता थी। दामाद जी ने हमारी आशा को बचाया, वो ठीक तो हैं? जैसे ही रामलाल कमरे में आए, रोहन बिस्तर से उठा और सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। ससुर जी, मैं ठीक हूं। रामलाल चौंक गए। अब तक रोहन उन्हें सिर्फ अंकल जी कहता था। रोहन ने धीरे धीरे अपने ससुर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ससुर जी, नहीं, आप मेरे जीवन दाता हैं। जीवन दाता? क्या मतलब? रोहन ने धीरे से अपना हाथ उठाकर अपनी दाएं कलाई दिखाई। वहां एक लंबा सा निशान था। 18 साल पहले जब मैं 10 साल का था, मैं इसी समुद्र में डूबा था। तब एक वयस्क से यही गंध आ रही थी। रामलाल का चेहरा सख्त हो गया। समुद्र की गंध, मछली की गंध। एक खुरदरे हाथ ने मुझे ऊपर खींचा था। चट्टान से खरोंच लगकर खून बह रहा था और मुझे बचाने वाले के हाथ से भी खून बह रहा था। रामलाल ने अपने बाएं हाथ को देखा। एक पुराना सा निशान हल्का हल्का दिख रहा था। वो इंसान आप थे, ससुर जी। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। चेहरा, आवाज, गंध, सब कुछ। रामलाल के पैर कांपने लगे और वो कुर्सी पर बैठ गए। उस दिन, हाँ, मैं अपना जाल ठीक करने समुद्र के किनारे गया था और मैंने एक बच्चे को पानी में गिरते देखा। मैं बिना सोचे समझे उसे बचाने कूद गया, लेकिन वो तुम थे। मैं तो भूल ही गया था। सांस रो पड़ी। ससुर जी ने भी रामलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप हमारे जीवन दाता हैं। आपने हमारे बेटे को बचाया। आशा भी रो रही थी। तो मतलब पिताजी ने मेरे पति को बचाया और मेरे पति ने मुझे बचाया। रोहन ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया, वो खुरदरा गांठों वाला हाथ। धन्यवाद ससुर जी। तब भी और अब भी आपकी वजह से मैं जिंदा रहा और आशा से मिल पाया। ये कैसा संयोग है? ये तो भगवान ने जोड़ी बनाई है। बेवकूफ पति का दौर खत्म हो गया था। एक नई जिंदगी शुरू हुई थी। अस्पताल का गलियारा शांत था। रोहन पूरी तरह से ठीक होकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। सास एक काले रंग के सूट में कमरे में आई। उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। आशा, रोहन, अब मैं उस लड़की का हिसाब बराबर करूंगी। सास ने फाइल से सबूत निकालने शुरू किए। बैंक के लेन देन का ब्यौरा, सीसीटीवी की तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, यूएसबी। मैंने 1 साल तक चुपचाप ये सबूत इकट्ठा किए हैं। सोनिया ने रोहन के नाम पर एक खुफिया बैंक खाता खुलवाया और हर महीने 50 रुपये करके कुल 60 लाख रुपये निकाल लिए। और जिस गाड़ी से उसने आशा का अपहरण किया, उसे भी ट्रैक कर लिया है। सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। सबूत साफ थे। सास की तैयारी पूरी थी। पहले तुम मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें रोहन की देखभाल करते हुए देखा तो मैं समझ गई सच्चा प्यार क्या होता है। सोनिया पैसे से प्यार करती थी, लेकिन तुम रोहन से प्यार करती थी। सास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बहू की रक्षा करना सास का फर्ज है। चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन में सास ने शिकायत दर्ज कराई। 3 घंटे बाद खबर आई कि सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी में थी। अगले दिन पूछताछ हुई। सोनिया हथकड़ियों में अंदर आई। मैंने 20 साल इंतजार किया। रोहन भैया मेरे थे। सोनिया चिल्लाई। रोहन ने शांत होकर कहा, वो तुम्हारा वहम था। वो माता पिता की तय की हुई सगाई थी, मेरे दिल की नहीं। सोनिया चीख पड़ी। नहीं। सांस धीरे धीरे सोनिया के पास गई। तुम आखिर तक नहीं समझी प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार शर्तों पर नहीं होता। हमारी बहू ने रोहन के बेवकूफ होने पर भी उसे हर दिन खाना खिलाया और गले लगाया। वो प्यार है। ये बकवास प्यार है। तुमने रोहन के खाते से 60 लाख रुपये चुराए और एक गर्भवती बहू को समुद्र में धकेल दिया। क्या यह प्यार है? सोनिया रो पड़ी। सास ने आखिरी बात कही, प्यार लंबे समय तक टिकना नहीं है। प्यार आखिर तक साथ निभाना है। सोनिया जी, हत्या के प्रयास, गबन और धमकी के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सोनिया को जब ले जाया जा रहा था तो वो चिल्लाई, तुम पछताओगे। लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही पत्रकार जमा हो गए। सास ने मुझे घेरते हुए कहा, हमारी बहू की कोई गलती नहीं है। अपराधी ने ईर्ष्या में अंधी होकर एक गर्भवती महिला को समुद्र में धकेल दिया। उसे कानून की सजा मिलेगी। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, अमीर घराने की पूर्व मंगेतर ने ईर्ष्या में किया हत्या का प्रयास। गर्भवती महिला को समुद्र में धकेला। 20 साल के जुनून का अंत। कमेंट्स की बाढ़ आ गई।
20 साल का जुनून तो बीमारी है। देखो, सास अपनी बहू की रक्षा कर रही है। सोनिया की तरफ से 50 लाख रुपए में समझौता करने का प्रस्ताव आया, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया, कोई समझौता नहीं होगा, हम आखिर तक लड़ेंगे। 1 हफ्ते बाद जमानत की सुनवाई में जज ने कहा, आरोपी का अपराध सुनियोजित और क्रूर है, गिरफ्तारी का फैसला किया जाता है। खट। सोनिया को अदालत से बाहर ले जाया गया। उस रात समाचार में आया, अमीर घराने की पूर्व मंगेतर गिरफ्तार, 15 साल की सजा की मांग। घर लौटने पर सास ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें एक सोने की अंगूठी थी। ये मेरी मां की अंगूठी है। हमारे घर की बहुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। मुझे ये तुम्हें शादी के दिन देनी चाहिए थी, माफ करना मां जी। आगे अपनी बहू को भी देना, और तब उसका स्वागत शुरू से ही प्यार से करना। रानी एक केक लेकर अंदर आई। बधाई हो भाभी। पूरा परिवार जमा था। सब मुझे प्यार से देख रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया? सास ने सिर हिलाया। हां, सोनिया का अध्याय खत्म हो गया। रोहन ने मेरे पेट पर हाथ रखा। पेट के अंदर बच्चे ने लात मारी। लगता है हमारा बच्चा भी खुश है। खिड़की से चांद चमक रहा था। सोनिया नाम का अंधेरा पूरी तरह से छंट चुका था। बुरा सपना खत्म हो गया था। सोनिया ठंडी जेल में थी और हम अपने गर्म घर में। यही पाप और पुण्य का अंत था। वसंत आ गया था। मेरा पेट काफी बढ़ गया था और मैं अस्पताल के डॉक्टर के कमरे में बैठी थी। अगले हफ्ते आपकी डिलीवरी की तारीख है। बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं। रोहन के हाथ कांप रहे थे। मैं सच में पापा बनने वाला हूं। 1 हफ्ते बाद सुबह 3 बजे मुझे दर्द शुरू हुआ। रोहन तुरंत उठा और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। पूरा परिवार जाग गया और हम अस्पताल भागे। 8 घंटे के दर्द के बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। वहां बधाई हो, एक स्वस्थ बेटा हुआ है। रोहन रो पड़ा। हमारा बेटा, सच में हमारा बेटा है। अस्पताल के कमरे में पूरा परिवार जमा था। सास ने बच्चे को गोद में लेते हुए मुस्कुराया। रोहन पर गया है, नाक बिल्कुल वैसी ही है। मेरे माता पिता भी आए। मां ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। मेरी आशा, तूने बहुत सहा। पिताजी ने बच्चे को देखकर मुस्कुराया। काफी तंदुरुस्त लग रहा है। छुट्टी के दिन सास ने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने मेरे गांठ पड़े हाथ को काफी देर तक देखा और फिर कहा, तुम्हारा हाथ। पहले मुझे यह बहुत साधारण लगता था, लेकिन अब मैं जानती हूं यह हाथ कितना प्यार भरा है। सास ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर बच्चे का नन्हा सा हाथ उस पर रख दिया। 3 पीढ़ियों के हाथ एक साथ थे। यह परिवार है। ऐसे ही हाथ पकड़कर साथ रहना है। रोहन पास आया और उन हाथों को अपने बड़े हाथ से ढक लिया। 4 हाथ एक हो गए थे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार आंगन में जमा था। दोनों परिवारों के माता पिता एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसके 4 नाना नानी, दादा दादी हैं और इतने प्यार करने वाले माता पिता हैं, ससुर जी ने कहा। रोहन ने आगे कहा, और यह बच्चा किस्मत का बच्चा है। इसके नाना ने इसके पापा को बचाया, इसके पापा ने इसकी मां को बचाया और तब जाकर यह बच्चा पैदा हुआ। मैंने अपने परिवार को देखा। जो सांस कभी ठंडी थीं, अब वो मेरी सबसे बड़ी समर्थक थीं। जिसे बेवकूफ कहा जाता था, वो रोहन अब सबसे जिम्मेदार पति था। बच्चे ने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली, एक छोटा लेकिन मजबूत हाथ। रोहन ने कहा, आशा, जब मैं बेवकूफ था तौर था, तब भी मैं एक बात जानता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो। मेरा दिमाग नहीं जानता था, लेकिन मेरा दिल जानता था। सास ने कहा, प्यार सहना नहीं है, प्यार आखिर तक साथ निभाना है। धूप गर्म थी। कपड़े सुखाने की रस्सी पर बच्चे के कपड़े हिल रहे थे। हवा में एक सफेद छोटा सा कुर्ता नाच रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, जिसे बेवकूफ कहा जाता था, वो अब सिर्फ तुम्हारा, हमारे बच्चे का और हमारे परिवार का बेवकूफ बनकर जिंदगी भर रहेगा। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। पूरा परिवार उसके साथ हंस पड़ा। यह हमारी कहानी थी। हर मुश्किल में एक दूसरे से आखिर तक प्यार करने वाले एक जोड़े की कहानी और एक सच्चा परिवार बनने वाला था वाले लोगों की कहानी। प्यार चमत्कार करता है। उसने एक बेवकूफर को सामान्य बना दिया और पानी से डरने वाले को बहादुर बना दिया। प्यार सहना नहीं है, बल्कि आखिर तक साथ निभाना है। यही दुनिया का सच था जो हमने सीखा। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं। मैं हर एक को प्यार से जवाब दूंगी। आज भी आपका दिन खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही मेरी दिल से कामना है।
यह एक धूप जैसी कहानी थी।